मैं आकांक्षा सक्सेना आज पॉलिटी की क्लास फर्स्ट में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को तैयार करेंगे। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में भी कंपनी का शासन 1773 से 1858 तक हम अपना तैयार करेंगे। और जो आपके नोट्स यहाँ पे बनेंगे उसके बाद आपको और नोट्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसी में ही सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखवा दिए जाएंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट अगर हम करते हैं तो कंपनी का शासन जो हमारा 1773 से 1858 तक चला, तो इससे पहले का भी हमें थोड़ा सा पता होना चाहिए। तो 1600 का टाइम जो था वो 1608 में 1600 अगर 8 की अगर हम बात करें तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी 1608 में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आ गई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई थी और वो भारत में व्यापार करने के लिए आई थी। तो देखते हैं यहाँ पे है ब्रिटेन, ठीक है, और कुछ भी बनाते हैं यहाँ पे। हालांकि ऐसा होता नहीं है भारत, लेकिन यहाँ पे है ब्रिटेन और यहाँ पे है भारत। तो एक चार्टर एक्ट आया था 1600 में, जब महारानी एलिजाबेथ थी। तो महारानी एलिजाबेथ के चार्टर में जो ब्रिटिश की ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको ये अधिकार मिल गए थे कि वो भारत में आकर ईस्ट इंडिया कंपनी को खोले। और भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का एक अधिकार था। एक अधिकार का मतलब ये है कि ब्रिटेन की जो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई वो भारत में आकर सिर्फ वो कंपनी ही व्यापार कर सकती थी। जो ब्रिटेन की और कंपनियां थी वो भारत में आकर व्यापार नहीं कर सकती थी। तो ये अधिकार क्षेत्र किसने दिया था? 1600 का जो चार्टर एक्ट था, चार्टर एक्ट में ये अधिकार किसने दिया था? महारानी एलिजाबेथ। ये अधिकार दिया था ईस्ट इंडिया कंपनी को कि वो भारत में अपने एक अधिकार, पूरे भारत पर अपना एक अधिकार करके और यहाँ पे अपना व्यापार शुरू करे। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई और उसने अपना व्यापार करना शुरू कर दिया। अब ये टाइम है 1765 का। 1765 में, ये 1700 टाइम पे जो मुगल थे उनका शासन था। अभी तक ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में क्या कर रही थी? अभी तक ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार कर रही थी, उससे और शक्तियां नहीं मिली थी। लेकिन 1765 के टाइम पे मुगल बादशाह शाह आलम ने ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी है भारत में आकर जो व्यापार कर रही है उसे दीवानी मामलों का अधिकार दे दिया। दीवानी मामलों का अधिकार दे दिया। किसने दे दिया दीवानी मामलों का अधिकार? ये जो 1765 में मुगल बादशाह था शाह आलम, ये इसने भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी खुली थी उसे ये अधिकार दे दिया कि अब वो दीवानी मामलों को भी देख सकती है। उसके अधिकार क्षेत्र में दीवानी मामले भी करती है। दीवानी मामले मतलब लेन देन, राजस्व से संबंधित। अब भारत का राजस्व जो था वो किसके हाथ में था? ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में था। तो ये कब की बात है? 1765 की बात है। अब हम आ जाते हैं 1773 पे। अब ईस्ट इंडिया कंपनी के पास दीवानी मामलों का अधिकार भी था और व्यापार तो वो पहले से कर ही रही थी। अब जब ये बात थी 1600 की, तो 1600 से 1765
पे जब हम आ जाते हैं, ये 1608 में जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई, कब आई? 1608 में। 1608 में जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई और उसके बाद 1765 में जब उसे दीवानी मामलों का भी अधिकार मिल गया, तो इनका जो बीच का डिफरेंस है वो करीबन 150 प्लस, मतलब 150 सालों तक ईस्ट इंडिया कंपनी ऐसे ही व्यापार करती रही। अब उसकी शक्तियां बढ़ गई और उसे भारत के हर एक कोने की पहचान हो गई। अब जब उसे इतना सब कुछ पावर मिल गई और जब उसने इतने लंबे समय तक भारत में व्यापार किया, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर करप्शन शुरू हो गया, रिश्वत लेना ये सब शुरू हो गया। और जैसे ही ये जो ब्रिटेन में बैठे ब्रिटिश गवर्नमेंट है, जब उसको इस चीज की भनक पड़ी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर करप्शन बहुत ज्यादा बढ़ गया है, तब इसने इस पर नियंत्रण करने के लिए 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट लेके आई। एक्ट लाई। तो इतनी चीज समझ में आई। सबसे पहले जो महारानी एलिजाबेथ थी, उनके 1600 के जो चार्टर एक्ट है, उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी को यह अधिकार मिला कि वो भारत में जाकर अपने एक अधिकार करके पूरे भारत में अपना व्यापार करे। दूसरी चीज, 1608 में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आ गई और 150 साल तक वो व्यापार करती रही। और 1765 में जो मुगल बादशाह थे शाह आलम, उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी मामलों के अधिकार भी दे दिए। ये कब की बात है? 1765 की। अब दीवानी मामलों के अधिकार भी ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल गए और ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर भ्रष्टाचार बढ़ता चला गया। अब उस भ्रष्टाचार की खबर जब किसको लगी? ब्रिटेन को, ब्रिटिश गवर्नमेंट को। तब इसने इस पर एक्शन लिया और इसने एक्शन लिया और एक एक्ट लाया जिसे हमने बोला 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के आने का कारण क्या था? ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर जो भ्रष्टाचार चल रहा था उसको कम करना, उसको नियंत्रित करने के लिए ये रेगुलेटिंग एक्ट आया था। अब इस रेगुलेटिंग एक्ट को समझते हैं कि इस रेगुलेटिंग एक्ट में क्या क्या नियम आए थे जिससे भ्रष्टाचार कम किया जा सके। तो अब ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या लेके आई है? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में सबसे पहली चीज़ तो ये हुई है कि जो जिम्मेदारियां बटी हुई थी लोगों में, अब उन जिम्मेदारियों को केंद्र में लाया गया, मतलब केंद्रीकरण किया गया, शक्तियों का केंद्रीकरण किया गया। तो रेगुलेटिंग एक्ट में सबसे पहले तो केंद्रीकरण की नींव रखी गई। जो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई थी व्यापार करने के लिए, उसको प्रशासनिक और राजनीतिक दोनों मामलों में मान्यता मिल गई। तीसरी चीज, जो भारत के गवर्नर जनरल थे, जो बंगाल के गवर्नर थे, उनको बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। अब इनको पॉइंट्स को लिख लेते हैं फटाफट। पहला पॉइंट ये है कि भारत में केंद्रीय करण की नींव रखी गई। दूसरा पॉइंट ये कि ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रशासनिक और राजनीतिक मामलों में मान्यता मिली।
मान्यता मिली। तीसरा पॉइंट ये कि जो बंगाल के गवर्नर थे उन्हें अब क्या बना दिया गया था, बंगाल का गवर्नर जनरल। जो बंगाल के गवर्नर थे उनको बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। अब क्या था, जो बम्बई, मद्रास और अन्य प्रेसिडेंसियां थी वो सब किसके अधीन आ गई थी, बंगाल के गवर्नर जनरल के। तो मद्रास, बम्बई और अन्य प्रेसिडेंसियां किसके अधीन आ गई थी, बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन आ गई थी। चौथी चीज इसमें क्या हुई थी, 1774 में कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी, ठीक है। पांचवी चीज, जिस वजह से रेगुलेटिंग एक्ट आया था, मतलब जो कर्मचारी थे अब वो रिश्वत नहीं ले सकते थे, इस चीज पर पाबंदी लगाई गई। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों पर रिश्वत ना लेने की पाबंदी, रिश्वत लेने से रोक लगाई गई है, ठीक है। रिश्वत लेने से रोक लगाई गई है। अब इतनी सभी चीजें हो गई, लेकिन जो केंद्रीकरण किया गया था, मतलब इसमें केंद्रीकरण की जो नींव रखी गई थी, तो उस केंद्रीकरण की नींव रखने के बाद कोई व्यक्ति तो होगा ना जो उसको कुछ ऐसा कोई व्यक्ति तो होगा ना जो उस बॉडी की देखरेख करेगा, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी की देखरेख करेगा, जो सारी जानकारी वहां ब्रिटिश गवर्नमेंट को पहुंचाएगा। तो क्या किया गया कि एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बनाया गया, मतलब निदेशक मंडल बनाया गया, ईस्ट इंडिया कंपनी की गवर्निंग बॉडी तैयार की गई जो यहाँ बैठ के सारी जानकारी कहाँ पहुंचाएगा, ब्रिटिश गवर्नमेंट को पहुंचाएगा। तो क्या बनाया गया था, एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बनाया गया, या हम कह दें ईस्ट इंडिया कंपनी की गवर्निंग बॉडी, ईस्ट इंडिया कंपनी की गवर्निंग बॉडी तैयार की गई, जो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर जो भी चीजें हो रही थी उनकी सबकी जानकारी कहाँ पहुंचा रहा था, ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास। और ये जो गवर्निंग बॉडी थी इसको कहा गया कि अब तुम सैन्य, नागरिक और राजस्व संबंधी सभी जानकारियां कहाँ पहुंचाओगे, ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास पहुंचाई जाएंगी। तो केंद्रीकरण की नींव का मतलब यही था कि एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बनाया जाए, एक निदेशक मंडल बनाया जाए जो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर जो भी चीजें चल रही हैं उन सभी की जानकारी ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास पहुंचाए। यहाँ पे एक चीज नोट कर लेना कि जो पहले गवर्नर जनरल थे वो कौन थे, वॉरेन हेस्टी, ठीक है। 1773 में इतने ही चेंजेस हुए थे। अब इसके बाद 1773 के बाद आया था 1781 का, जिसे हम बोलते हैं बंदोबस्त कानून या सेटलमेंट एक्ट। ये भी इसी वजह से आया था, 1773 में जो चेंजेस रह गए थे या जो कमियां रह गई थी उनको ठीक करने के लिए 1781 में आया था, और फिर हमारा 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आया। तो अब इसके बाद 1781 को देख लेते हैं।
जो 1781 का संशोधन अधिनियम आया था 1773 के बाद, इसमें 3 महत्वपूर्ण चीज़ें बदलाव किए गए हैं, जिसमें पहला ये था कि जो गवर्नर जनरल थे और उनकी जो काउंसिल थी, गवर्नर जनरल और उनकी काउंसिल दोनों को ये अधिकार मिल गया था कि वो अपने पद पर बैठकर अपने पद का पालन करते समय, अपने कर्तव्यों का पालन करते समय अगर कोई कृत्य करते हैं तो उसकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में नहीं होगी। ये अधिकार कब मिला था? 1781 का जो संशोधन अधिनियम आया था, इसमें ये अधिकार मिला था गवर्नर जनरल और उनकी काउंसिल को, और कंपनी के जो सेवक थे उनको भी अधिकार मिला था। अब कंपनी किसकी थी? ईस्ट इंडिया कंपनी। तो इसको लिख लेते हैं। पहला, गवर्नर जनरल और काउंसिल को सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई से बाहर रखा। ठीक है, जो गवर्नर जनरल थे और जो काउंसिल थी, काउंसिल को सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई से बाहर रखा था। दूसरी चीज इसमें ये करा गया कि जो राजस्व संबंधी मामले थे, राजस्व और दीवानी मामले जो थे, मामलों को सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई से बाहर रखा था। तीसरी चीज ये की गई थी कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कलकत्ता में हुई थी, तो वहां के जो निवासी थे उनको सुप्रीम कोर्ट के न्याय क्षेत्र अधिकार के अंतर्गत कर दिया गया था। मतलब उनके लिए जो हिंदू थे उनके मामले अलग और जो मुस्लिम थे उनके मामले अलग कर दिए गए थे। कहाँ? सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के तहत। तो ये 1 से 2-3 चेंजेस हुए हैं इसमें 1781 में। ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी नहीं है। अब हम लोग आ जाते हैं 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। का पिट्स इंडिया एक्ट। 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में क्या हुआ था कि अभी तक केंद्रीकरण की नींव रखी गई थी 1773 में। अब 1784 में द्वैध शासन व्यवस्था आ गई। कैसे? जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने देखा कि अभी भी जो काम चल रहे हैं वो सही से नहीं चल रहे हैं, करप्शन अभी भी चल रहा है, तो उसने अलग अलग लोगों को जिम्मेदारियां बांट दी। कैसे? वाणिज्यिक मामलों की जिम्मेदारी अलग को दे दी और जो हमारे राजनीतिक मामले थे उनकी जिम्मेदारियां अलग को दे दी। तो यहाँ पे पहला पॉइंट तो यही है कि इसमें वाणिज्यिक और राजनीतिक मामलों का पृथक्करण किया गया था। पहली चीज तो ये। अब दूसरी चीज, वाणिज्यिक और राजनीतिक मामलों का पृथक्करण तो कर दिया गया, लेकिन अब उनको कंट्रोल कौन करेगा? तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो था वो वाणिज्यिक मामलों की देखरेख कर रहा था। मामलों को, वाणिज्यिक मामले मतलब व्यापारिक मामले, और जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था, मतलब नियंत्रण बोर्ड जो था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, वो राजनीतिक मामलों को देख रहा था। वो राजनीतिक मामलों को देख रहा था।
और यहाँ पे जो सबसे पहले पॉइंट बताया था कि इसमें क्या हुआ था, द्वैत शासन व्यवस्था शुरू हुई थी। द्वैत शासन व्यवस्था इसमें शुरू हो गई थी। कब? 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। अब इसके बाद जो हमारा आता है वो है 1786 का अधिनियम। वो एक अधिनियम है, वो एक्ट नहीं है। 1786 के अधिनियम में क्या हुआ था, जो कॉर्नवालिस थे उनको बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था। जब उन्हें गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया तो उन्होंने 2 मांगे रखी थी। पहली मांग में उन्होंने ये कहा था कि वो अपने पद पर जब बैठेंगे तो उनकी काउंसिल जो होगी, उनकी काउंसिल के द्वारा जो निर्णय लिए जाएंगे वो निर्णय को मानने के लिए बाध्य नहीं होंगे। पहली मांग उन्होंने ये रखी थी। और दूसरी मांग उन्होंने रखी थी कि जो कॉर्नवालिस थे उन्होंने कहा कि मुझे सेनापति या कमांडर इन चीफ नियुक्त किया जाए। तो उनकी दोनों ही मांग को मान लिया गया था और 1786 में वो बंगाल के गवर्नर जनरल बने थे। तो ये तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अब आ जाते हैं 1813 के एक्ट। का चार्टर एक्ट। ये जो चार्टर एक्ट होते थे ये 20-20 साल के डिफरेंस में आते थे। जैसे इससे पहले आया था 1793 में, फिर आया 1813 में, अब इसके बाद कब आया है 1853 में। 1793 वाला भी जो चार्टर एक्ट है वो इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। 1813 का चार्टर एक्ट देखते हैं। 1813 का जो चार्टर एक्ट था इसमें बहुत ज्यादा बदलाव हुए थे। पहला बदलाव तो यही हुआ था कि अभी तक जो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई थी उसको ये शक्तियां प्राप्त थी कि वो पूरे भारत में अकेले ही व्यापार करे। लेकिन 1813 का जो चार्टर एक्ट आया उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी से सारी शक्तियां छीन ली गई और अब उसे सिर्फ 2 चीज़ों में शक्ति प्राप्त थी ईस्ट इंडिया कंपनी को, कि वो भारत से चाय का व्यापार और चीन के साथ व्यापार करने का एक अधिकार उसे प्राप्त हो गया था। किसे? ईस्ट इंडिया कंपनी। अभी तक वो पूरे भारत में अकेले व्यापार कर रही थी, लेकिन अब जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसने ये शक्तियां उससे छीन ली और अब ब्रिटेन के और व्यापारी भी भारत में आने लगे और व्यापार करने लगे। अब सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही भारत में व्यापार नहीं कर रही थी। तो सबसे पहले तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी का एक अधिकार वो समाप्त हो गया था। कब? 1813 में ईस्ट इंडिया कंपनी का एक अधिकार समाप्त हो गया था, लेकिन आंशिक रूप से। आंशिक रूप से, क्योंकि अभी भी ईस्ट इंडिया कंपनी को ये एक अधिकार था कि वो चाय का व्यापार सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही करेगी और चीन के साथ व्यापार भी सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही करेगी। आंशिक रूप से समाप्त हुआ था और अभी भी ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, ईस्ट इंडिया कंपनी का एक अधिकार 2 चीजों में था। पहला, चाय का व्यापार और दूसरा चीन के साथ व्यापार। मतलब पूरी चीन के साथ सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही व्यापार कर सकती थी। ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो तो भारत में आ ही गई थी, लेकिन
जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने अब पश्चिमी शिक्षा का भी प्रचार प्रसार भारत में शुरू कर दिया था। तो दूसरे पॉइंट में भारत में पश्चिमी शिक्षा का प्रचार प्रसार शुरू हुआ था। ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार शुरू हो गया था। जो ईसाई थे वो ब्रिटेन से आकर भारत में अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने लगे थे। तो ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार शुरू हुआ। ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार यहाँ पे शुरू हो गया था। और चौथा पॉइंट, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, अब ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो स्थानीय सरकार थी उन पे दबाव डालना शुरू कर दिया था कि अब आप जो कर्मचारी हैं या जो भारत के लोग हैं, अब आप उनसे भारत के नागरिकों से अधिक कर वसूलना शुरू करें और उन्हें अगर कर ना दे पाए तो उन्हें दंडित करना शुरू करें। तो स्थानीय सरकारों पर अधिक कर का दबाव बढ़ गया, क्योंकि स्थानीय सरकार जो थी वो पैसा कहाँ से लाती, वो नागरिकों से लेंगी और उसके बाद वो आगे कर ईस्ट इंडिया कंपनी को या और व्यापारियों को देंगी। तो ये सभी चीजें कब हुई थी? 1813 के चार्टर एक्ट में। अब हम आ जाते हैं 1833 का चार्टर एक्ट। इसमें क्या क्या चीजें हुई थी? ध्यान रखना कि ईस्ट इंडिया कंपनी को एक अधिकार समाप्त हुआ था, लेकिन वो आंशिक रूप से समाप्त हुआ था। 1813 में आंशिक रूप से समाप्त हुआ था, लेकिन 1833 में ये पूर्णतः समाप्त हो जाएगा एक अधिकार। तो 1833 में ईस्ट इंडिया कंपनी का एक अधिकार पूर्णतः समाप्त हो गया था। ठीक है, पहला पॉइंट तो यही हो गया। दूसरा, अब यहाँ पे बंगाल के गवर्नर जनरल से भारत का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। जो बंगाल का गवर्नर जनरल था भारत का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। और पहले कौन थे? लॉर्ड विलियम बैटन। लॉर्ड बैटन भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। तीसरा पॉइंट इसमें ये है, हेडिंग डालते हैं इसमें। तीसरा पॉइंट ये है कि जो सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता का यहाँ पे आयोजन का प्रयास किया गया था। खुली प्रतियोगिता शुरू नहीं हुई थी, खुली प्रतियोगिता के आयोजन का प्रयास किया गया था, लेकिन जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर था उनके विरोध के कारण इसे समाप्त कर दिया गया। तो यहाँ पे सिविल सेवकों की भर्ती
में भारतीयों को शामिल करने का प्रयास किया गया था। प्रयास किया गया था, लेकिन ये प्रयास सफल नहीं हुआ था। चौथा पॉइंट ये है कि इसमें विधि सदस्य आया था। अब इसमें विधि सदस्य आया है, तो विधि सदस्य अब जब इसमें आ चुका है, तो अब जो नेक्स्ट आएगा 1853, उसमें विधि परिषद का निर्माण किया जाएगा, क्योंकि इसमें विधि सदस्य आ चुका है। ये जो सिविल सेवकों की भर्ती में भारतीयों को शामिल करने का प्रयास किया गया था, इसे समाप्त क्यों किया गया? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के विरोध के कारण, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के विरोध के कारण इसे समाप्त कर दिया गया था। अब 1853 का चार्टर एक्ट देखते हैं। अब 1853 का चार्टर एक्ट देख लेते हैं। बात करते हैं 1853 के चार्टर एक्ट की। तो इसमें क्या हुआ था कि सबसे पहले तो जो प्रयास हो रहे थे कि सिविल सेवा में भारतीयों को भी शामिल किया जाए, यहाँ पे इस चीज़ का शुभारंभ हो गया। अब सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता का शुभारंभ हो गया। अब पश्चिमी लोग जो थे वो सिविल सेवा में चयन होंगे, प्रतियोगिता देंगे, तो भारत के लोग भी उसकी प्रतियोगिता देने के हकदार होंगे। मैकाले समिति की नियुक्ति की गई, और सबसे बड़ी चीज, कानून संबंधी प्रस्तावों पर गवर्नर जनरल की अनुमति अब अनिवार्य कर दी गई। जैसे अभी वर्तमान में स्थिति है कि कोई भी काम होगा तो वो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही होगा। तो ये कुछ किस तरह की शक्ति मिल गई? वीटो पावर। अब जो गवर्नर जनरल थे उन्हें वीटो पावर मिल गई, जिसके तहत कानूनी संबंधी जो भी प्रस्ताव होंगे वो गवर्नर जनरल की अनुमति के बाद ही लागू होंगे। उसके बाद भारतीय केंद्रीय विधान परिषद, अब उसमें विधि सदस्य तो शामिल हो गया था, लेकिन विधान परिषद का गठन नहीं हुआ था। तो यहाँ पे भारतीय केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व का प्रारंभ हो चुका था। ये कब की बात है? 1853 के चार्टर एक्ट की। तो आज हमने कंपनी का शासन पढ़ा है 1773 से लेके 1853 तक। ये हमारा यहाँ पे आज कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो हम 1858 से शुरू करेंगे। मतलब हमने अभी तक कंपनी का शासन पढ़ा, अब हम ताज का शासन पढ़ेंगे। 1858 से उसकी स्टार्टिंग होगी नेक्स्ट वीडियो में। आज हमने कंपनी का शासन पढ़ लिया है पूरा, तो आज की वीडियो में बस इतना ही है। अब नेक्स्ट हम जो ताज का शासन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही।